स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर बोला जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सबसे टफ चैप्टर होता है तो उसमें एक नाम आता है किसका, और पहला नाम आता है किसका, कैपिटल वेस्टिंग। तो है क्या इसमें, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा होगा, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं कैपिटल वेस्टिंग, जिस नाम से पुकार लो। बेसिकली होता क्या है इसमें कि हमारा एक बिजनेस चल रहा है, इधर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और वी आर ऑलरेडी रनिंग अ बिजनेस। या तो हमारा एक बिजनेस चल रहा है या हम एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दोनों केसेस में वी जस्ट वांट टू नो वेदर द बिजनेस इन विच वी आर जस्ट गोइंग टू इन्वेस्ट इज प्रॉफिटेबल वन और नॉट। हमारे लिए फिजिबल है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं। एक बात बताओ, तुम राइस मिल स्टार्ट करना चाह रहे थे ना, प्रॉफिट देगा या नहीं देगा? बस आंख बंद करके कह दो देना चाहिए। ऐसे ही कर ले बिजनेस। तुमको मसाले की फैक्ट्री खोलनी है ना, एमडीएच के टक्कर में, अरे खोलनी है ना, तो बताओ प्रॉफिट देगा या नहीं? हाँ, पहले इवैल्यूएशन करेंगे। ऐसे कैसे हम डिसीजन ले लेंगे डायरेक्ट? हो सकता है हम उसके सामने ना खड़े हो पाए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएशंस करते हैं। जो भी प्रपोजल हो, किससे रिलेटेड? इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड। अब इन्वेस्टमेंट किस किस तरह के डिसीजंस की बात कर रहे हैं? नई प्लांट खरीदें या ना खरीदें। मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, हम उसमें एक नया प्लांट ऐड करने जा रहे हैं। ये प्लांट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं? पहली चीज, हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या वो बिजनेस हमारे लिए फिजिबल होगा या नहीं। अच्छा, प्लांट खरीदे या किराए पर ले लें, फायदा किसमें है? फायदा किसमें है? अब फिर वही बात, ऐसे कैसे डिसीजन तुम लोग ले सकते हो किराए पर ले ले? इवैल्यूएशन करना पड़ेगा भाई। यहां तो प्लांट खरीदे, वो फायदेमंद होगा या नहीं, ये अलग डिसीजन है। प्लांट किराए पर लें या खरीदें, ये दूसरा डिसीजन है। प्लांट किराए पर लेकर के अगर हम वो बिजनेस करें तो ये तीसरा डिसीजन है। मेरी बात समझना, तीन अलग अलग चीजें हो गई। प्लांट खरीद करके उस बिजनेस को एक्सपेंड करें, प्रोडक्शन करें, प्लांट किराए पर लेकर के प्रोडक्शन करें, या प्लांट किराए पर ले या खरीद ले। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि प्लांट को खरीदें या लोन पर ले लें। ये तो सोचा ही नहीं, लोन पर भी ले सकते हैं। फायदा किसमें है, लोन पर या खरीदने पर? अच्छा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं डिसीजन ले सकते। अरे मजाक थोड़ी कर रहे, डिसीजन ऐसे ही ले सकते हो क्या, जो मन में आया वो? अरे नहीं, हमको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, खरीदें किराए पर ले या लोन पर ले। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि पुराने प्लांट को हटा दें और उसकी जगह नई प्लांट लगाएं। नहीं समझे? रिप्लेसमेंट, पुराने प्लांट को हटाकर नए प्लांट को इंस्टॉल करें। क्या वो फायदा देगा या पुराने को ही चलते रहने दें? अभी नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं। पुराने को ही चलते दें या नया ले लें, रिप्लेसमेंट करें, ये अलग डिसीजन हो गया। अच्छा, पुराने को चलते दें, रिपेयर करवा लें और नया ले लें लोन पर, ये अलग डिसीजन है। कहने का मतलब देर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहां इन्वेस्टमेंट का मतलब वो नहीं किसी कंपनी में शेयर लगाएं या ना लगाएं, शेयर में पैसा लगाएं या ना लगाएं, उस तरह का डिसीजन नहीं है। डिसीजन किससे? फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड डिसीजन नहीं है। ये हमारा कैपिटल बजटिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से है कि हम किसी एसेट में पैसा लगाएं या ना लगाएं। उसमें कई सारे डिसीजन हैं। चले आगे, डिसीजन लेंगे कैसे, डिसीजन लेने के रास्ते क्या है? हमने
1,00,000 रुपए लगाया बिजनेस में और ये पैसा मेरा चला गया, और जानते हो पैसा आएगा मेरे पास, पहले साल में आएगा 30,000, दूसरे साल में आएगा 40,000, थर्ड ईयर में आएगा 20,000, फोर्थ ईयर में आएगा 50,000। दूसरा ऑप्शन है 1,00,000 रुपए लगाया, पहले साल में मिलेगा दूसरी मशीन से 50,000, 40,000, 30,000, 10,000। इससे टोटल जो हमारे पास आया कितना आया, और इससे टोटल जो हमारे पास आया, कहां पैसा लगाना चाहिए? अगर लगाने का, अगर हम हां करते भी हैं तो, अगर हम हां कर भी रहे हैं तो कहां जाएं? ए पर या बी पर? पक्की बात है, किस पर जाएंगे हम? इस पर जाएंगे। ओरी बाबा, किस पर जाएंगे? क्यों बी पर क्यों नहीं? बिल्कुल गलत जवाब। देखो इधर, हाँ, क्या चाहते हो? इधर देखो, जितना जल्दी पैसा मिल जाए। क्या चाहते हो? जितना जल्दी जो पैसा लगाया है वो मिल जाए। 4 साल बाद 50,000 मिलेगा, उस पर ज्यादा भरोसा है, या अगले साल 50,000 मिलेगा उस पर ज्यादा भरोसा है? इस बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो 2.5 साल के अंदर अंदर हमको पैसा वापस मिल जा रहा है, इस पर ज्यादा भरोसा है, या 3.5 साल में पैसा मिलेगा, इस पर ज्यादा भरोसा है? बात खत्म हो गई ना। जो हम पैसा लगा रहे हैं, पे कर रहे हैं, जो पैसा हम लगा रहे हैं वो बैक कब तक हो रहा है? इसको हम लोग कहते हैं पे बैक। क्या बोलते हैं? पे बैक। बात समझ में आई? नहीं समझे? तो हम लोग को डिसीजन ऐसे लेना है, ये नहीं कि हम 10 साल बाद हमको ये 2 करोड़ देगा। अरे भैया क्या फायदा, जितना जल्दी पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकल जाए। 10 साल बाद का किसने देखा? फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो हमारे डिसीजन का एक सोर्स ये भी है, एक ये भी तरीका है कि हम पे बैक पीरियड से भी डिसीजन ले सकते हैं कि किसी एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। यहां अगर हमारे पास कई ऑप्शन है तो उसमें से किस ऑप्शन को पिक करें? कौन सा तरीका है बताओ? ये कौन सा तरीका है? कौन सा तरीका है? पे बैक पीरियड नाम है इसका, पे बैक पीरियड। बता सकते हो कैसे निकलेगा? एग्जैक्ट अगर निकालना हो दोनों कंडीशंस में, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज निकालने हो तो कितने दिनों में ये पैसा निकलेगा? हाँ, अगर हमें नंबर ऑफ डेज या ईयर्स में पता करना हो कितने दिनों, कितने साल या महीनों में पैसा निकलेगा, तो पहले वाले में तो हमारा देखो ना, 90,000 निकल गया ना, कितना बचा हुआ है? कितना और निकालना बाकी है? 10,000। 3 साल तो लग गया ना मेरा, 3 साल तो लग गया ना मेरा, इसमें और लगा है कुछ, फोर्थ ईयर कितना हिस्सा, कितना कम पड़ रहा है हमको? 10,000। कितने में से? 50,000 में से, यानी 3.2 ईयर्स लगेंगे। अरे हाँ भाई, दिख रहा है सामने। 50,000 अगर 12 महीने में निकल रहा है तो 10,000 कितने महीने में निकलेगा? नहीं निकल जाएगा? इसको मंथ में कन्वर्ट करना हो तो 3 साल ये हो गया, 0.2 इंटू 12 महीना, तो 2.4 मंथ्स। तो हम कह सकते हैं 3 साल 2 महीना 0.4 डेज। अच्छा, डेज में निकालना हो तो 2 महीना 0.4 इंटू 30, 12 दिन। 3 साल 2 महीना 12 दिन, कितना आया? हम 3.2 ईयर्स बोले या 3 साल 2 महीना 12 दिन बोल दें? समझ में आई रही बात? क्लियर है? इसका निकाल कर बता सकते हो तुम लोग हमको? बी का एग्जैक्ट डेज बता सकते हो? मंथ
एग्जैक्ट बता सकते हो? हाँ, 2 साल 3 महीना। अब कैसे बदल गया? कैलकुलेट करो। एग्जैक्ट आ रहा है क्या? अच्छा देखो, 2 साल तो लगना ही लगना है। कितना रुपया वसूल हो गया? 90,000। कितना बचा हुआ है? 10,000। कितने में से निकालना है? 30,000 में से। तो 2.33 ईयर्स, और 0.33 को अलग कर लो इंटू 12 मंथ्स, 4 महीना, 2 साल 4 महीना, 3 महीना नहीं, 4 महीना। ठीक है ना? ये आंसर है। इसको हम लोग कहते हैं पे बैक पीरियड। देखो इधर वापस आते हैं। द टर्म कैपिटल बजटिंग मीन्स प्लानिंग फॉर कैपिटल एसेट। तो हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? किसकी प्लानिंग की बात कर रहे हैं? कैपिटल एसेट की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? कैपिटल बजटिंग डिसीजन मीन्स द डिसीजन एज टू वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सच एज नई फैक्ट्री सेटअप करना है, मशीन इंस्टॉल करनी है, एडिशनल या एक्सपेंशन करना है या नहीं करना है। बात समझ में आई? To manufacture a part which at present may be purchased from outside and so on, means there are so many decisions। हमको पार्ट बनाना है, खरीदना है, वो बात की बात है। हमें केवल इस चीज का डिसीजन लेना है कि जो हम मशीन लगाने जा रहे हैं वो फायदेमंद है या नहीं, जिसके लिए करने जा रहे हैं। जो मशीन या प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो हमारे लिए फिजिबल है या नहीं। It includes the financial analysis of the various proposals regarding capital expenditure to evaluate their impact on the financial condition of the company for the purpose to choose the best out of the various alternatives। Means we have so many different alternatives। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 options थे, हो सकता है 4 options मिल जाए। Now we have to opt any one of them, हाँ या ना? अब उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसी को तो ऑप्ट करोगे। Capital budgeting is thus evaluation of the expenditure decision that involve current outlay but are likely to produce benefit in future। आज की डेट में जा तो रहा है पैसा, लेकिन फ्यूचर में हमको फायदा देगा। पक्की बात है ना? The benefit that arise from the capital budgeting decision may either in the form of the increased revenue or the reduced cost। फ्यूचर में हमें फायदा कहां से मिल सकता है? या तो हमारा सेल बढ़े या तो कॉस्ट कम हो, दोनों में से किसी एक डिसीजन पर जाएंगे। पक्का? करो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ हमको। थ्री देखिए, अब इधर समझें, पहले समझ लें। अगर डायरेक्ट आंसर निकालेंगे गड़बड़ हो जाएगा। एसेट हमसे क्या मांगती है? कैश। हम ये अगर कैलकुलेटर लेने जा रहे हैं तो हमको क्या देना पड़ेगा? कैश। इसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लो। क्या कहते हैं? इससे जो बेनिफिट मिलेगा उसको हम क्या नाम देंगे? हाँ देखो ना, तुम लोग खुद बोल रहे हो, हम नहीं बोले। प्रॉफिट वर्ड मैंने नहीं यूज किया, मैंने क्या वर्ड यूज किया? कैश इनफ्लो। अगर हम कैश आउटफ्लो की बात कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम कैश इनफ्लो की बात करेंगे। ठीक है ना? कैश इनफ्लो कैसे निकलता है मालूम है? नहीं मालूम ना? ढंग से सुनना, 5 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा हर जगह यही यूज होगा, हर क्वेश्चन में। मैंने कहा मेरा सेल है 20 लाख रुपए का और मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 30%, फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 5 लाख, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। क्या? डेप्रिसिएशन है मेरा 3 लाख का, टैक्स रेट है हमारा
30 पर, चलो इसको चेंज कर दे 40%। कैलकुलेट कैश इनफ्लो, दैट्स इट। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है समझाने के लिए। सेल कितना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना, एग्री कर रहे हो? कितना आ जाएगा ये क्या आया, माइनस करते हैं क्या, कितना, माइनस डेप्रिसिएशन, ये भी फिक्स कॉस्ट है, कितना कितना आया, ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना परसेंट है टैक्स, बताओ कैश इनफ्लो कितना है, 3 लाख। क्या आया ये, क्या आया हमारा टोटल प्रॉफिट था 9 लाख, ये इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से मैंने टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही तो था। बताओ कैश इनफ्लो कितना, 6,60,000। ये तो कहीं गया ही नहीं मेरी जेब से, 3 लाख तो मेरी जेब से कहीं निकला ही नहीं था। डेप्रिसिएशन वॉज नॉट अ कैश आइटम, डेप्रिसिएशन वॉज नॉन कैश आइटम। तो सर माइनस ही क्यों किया था, जरूरत ही नहीं थी माइनस करने की। बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन वी वेयर नीडेड टू डिडक्ट इट। बिना डेप्रिसिएशन घटाए तो हमारा टैक्स सही आता कहां से ले आते टैक्स। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया, वापस ले आओ उसको, किसको, प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, वापस गया ही नहीं पैसा कहीं। ये क्या आया अब, ये आया आपका कैश इनफ्लो। अब समझ में आई बात, सिंपल था। दिस इज योर कैश इनफ्लो, पक्का ना। ये आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखा जाए, इसको नोट नहीं ना करना है, कोई मतलब नहीं है, करना है क्या, आ रहे, हाँ बिल्कुल, नॉन कैश आइटम जितने भी होंगे वो आप एड बैक कर लेंगे, बशर्ते टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वो माइनस किए गए हो। हटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक मोटर फिटेड इन डेजर्ट कूलर्स। It has an annual turnover of rupees 30 crore and cash expenses to generate this much is 25 crore. Applicable tax rate is 30% and depreciation in 1.5 crore. हमें इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करके बताओ कि अगर डेप्रिसिएशन माइनस करते तो आंसर क्या आता, और अगर मान लो जैसे मैंने कहा कि चलो डेप्रिसिएशन माइनस ही मत करो, कोई फर्क कहां पड़ रहा है, फर्क तो पड़ रहा है, फर्क तो पड़ रहा है, ये तो पता चल गया। एक में तुम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालो कैश कितना आंसर आ रहा है कैश इनफ्लो, और दूसरा बिना डेप्रिसिएशन माइनस करके आंसर निकालो कितना आंसर आ रहा है। नहीं समझे मेरी बात। देखें इधर, सेल कितनी है, 30 करोड़, माइनस
वेरिएबल दिया हुआ है, कैश एक्सपेंसेस दिया, वेरिएबल नहीं दिया, कैश एक्सपेंसेस माइनस कैश कॉस्ट 25 करोड़। कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन कितना है। पहले ऑप्शन में हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, दूसरे में माइनस नहीं कर रहे, ये देखने के लिए क्या डेप्रिसिएशन का कोई इंपैक्ट पड़ता है क्या, हाँ या ना। अब तुम लोग तो जान चुके हो पड़ता है 3.5 और 5, ये क्या आ गया, अर्निंग बिफोर माइनस कितना रेट था 30%। बता सकते हो 30% कितना हो जाएगा, 10.5, 1.05 और 1.5। अर्निंग आफ्टर टैक्स 2 प्लस कर देंगे, जो डेप्रिसिएशन माइनस किया था उसको, इसमें तो कुछ प्लस नहीं होगा। बताओ कितना फर्क आ गया। कितना फर्क आ गया आंसर में, डेप्रिसिएशन माइनस करने। अगर कोई ये कहता है सर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पहले आप घटा रहे हैं बाद में जोड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे भाई फर्क पड़ता है, भले ही माइनस करके बाद में प्लस कर लिया, बट इट हैज अ इम्पैक्ट ऑन टैक्सेशन, दैट्स व्हाई वी नीडेड टू डिडक्ट इट फर्स्ट एंड आफ्टर गेटिंग द अर्निंग आफ्टर टैक्स वी हैव टू एड इट बैक। यस और नो, दिस इज योर कैश इनफ्लो। इसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। और यहां लिख जरूर देना, दिस इज नॉट अ राइट वे, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, ये आपका करेक्ट वे है, ठीक है ना, नोट कर लें। दिस इज सॉल्यूशन 1। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एबीसी लिमिटेड, अब वापस आएंगे पे बैक पर, चिंता ना करो। ABC Limited is evaluating the purchase of a new machinery with a depreciable base of rupees 1 lakh. Expected economic life 4 years and changes in earning before interest and tax and depreciation इतना 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 4 साल। Assume SLM method depreciation का लग रहा है और टैक्स रेट है 20%। बताओ आंसर। कैश इनफ्लो बताना है तुम लोग को। मैंने क्या कहा, हमने कहा एक मशीन है 1 लाख की, उसकी लाइफ है 4 साल। उन 4 सालों में जो हम कमाएंगे, पहले साल कमाएंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 45,000, 30,000, 25,000 और 35,000, 4 साल। टैक्स रेट आपका है 20%, डेप्रिसिएशन है मालूम नहीं, एसएलएम मेथड से करें, हम करें। सॉल्यूशन 2, ये एक ही प्रोजेक्ट है, इसको हम नाम देते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम, वो ओटी वाला नाम ले लेना। 4 साल है ना, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हाँ क्या आ जाएगा ये, अर्निंग एज गिवन कितना कितना दिया है, 45, 30, 25, 35, माइनस क्या करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, डेप्रिसिएशन टैक्स बस ना, तो माइनस डेप्रिसिएशन। 1 लाख रुपए की एसेट है, लाइफ उसकी 4 साल है, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना, 25,000 ईच ईयर।
तो जो आएगा वो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा। कितना? माइनस क्या करेंगे? कितना था? तो ये क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर 16,000, 4,000 0। वापस क्या ऐड कर लेते हैं? कितना? इट मीन्स, समझ में आया? कैश इनफ्लो कितना आया? नोट कर लें इसको। चलें, उम्मीद है इसमें दिक्कत नहीं आई है। बोलो भाई पीछे। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। पे बैक, मैंने कहा हमारा पैसा निकला कैश आउटफ्लो, तो हम उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? कैश इनफ्लो से, तब पे बैक निकलेगा। पे बैक का मतलब जो मैंने पैसा लगाया है वो कितने सालों में वापस आएगा। जरा करो क्वेश्चन नंबर 3। देखें इधर, अरे कितना आ रहा है बाबू? कितना आ रहा है? कुछ और आ रहा है ना? आ ही नहीं रहा है। बोलो भाई, नहीं आ रहा? ऊपर जितना पढ़ाया समझ में आया? उसमें तो डाउट नहीं है ना? तब देखो सॉल्यूशन 3। इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है? प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख, प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन 3 लाख। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? देखो इधर, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है। ओहो, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया है कितना? 3 लाख। और डेप्रिसिएशन कितना होता है? 12.5% ऑफ 20 लाख, 2,50,000। टैक्स रेट कितना है? तो जरा देखो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, सबसे पहले क्या माइनस करते हो? क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर, इसमें से क्या माइनस करते हो?
क्या आ जाता है, इसमें क्या ऐड बैक कर देते हो, बस इतना ही काम तो करना है, और क्या नाम नया काम करना है। और हर साल यही होगा। हमको 3 लाख दिया है आफ्टर डेप्रिसिएशन, जबकि डेप्रिसिएशन कितना है, इसका मतलब ये कितना होगा, टैक्स कितना आ जाएगा, बचा कितना, वापस क्या ऐड बैक कर लें, क्या आ गया, ये आ गया कैश इनफ्लो। बोलो 7 साल, सुनना इधर, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 20 लाख का एसेट है, हर साल हमको वापस कितना मिलेगा, तो कितना साल हुआ, नोट कर ले इसको। आ गया ना समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तुम लोग, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। हाँ हाँ 3 साल, हाँ इसमें तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कैश इनफ्लो तो दिया हुआ है, व्हाट इज द नीड टू कैलकुलेट इट। हमें 2 लाख निकालना है, 80,000 निकल गया, फिर 60,000 निकल गया, 1,40,000 निकल गया। तो अगर एवन कैश इनफ्लो ना हो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एवन था 3 लाख, हर साल यही आता है आंसर, कैश इनफ्लो 4 लाख 4 लाख 4 लाख, तो इट वाज इजी टू कैलकुलेट 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। बट हेयर दिस इज नॉट इवन, हर साल अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, ये तरीका है, अदरवाइज कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। 80,000, यहां कितना निकल गया और यहां कितना निकल गया, इसका मतलब कितने साल में निकल गया, बात खत्म। ये कोई मतलब नहीं है क्यूमुलेटिव, कॉमन सेंस की बात है, नोट कर लो इसको। चले आगे। फिफ्थ जो है वो पे बैक नहीं है, अगेन दिस इज अ न्यू टूल। ये नया टूल है किस चीज के लिए, टू कैलकुलेट, टू इवेल्युएट योर डिसीजन। Payback reciprocal, this is not a payback period, this is just opposite of the payback, नहीं अपोजिट। मैंने कहा 5 साल आया था ना, तो अब हम बोलेंगे 1/5 ईयर्स, कितना परसेंटेज हो गया, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। हम लोगों ने एक रेशियो देखा था, पी रेशियो, और उसके बाद मैंने इसका यूज किया था केई में, मैंने कहा था 1/p रेशियो। इसको हम रेसिप्रोकल पी रेशियो कह सकते हैं ना, के इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पी रेशियो, नहीं, इसको हम कह सकते हैं ना, के इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पी, तो ई ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। इन द सेम वे यहां पर भी हम वही बात बोल रहे हैं, क्या, रेसिप्रोकल पेबैक पीरियड। वन डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स इंटू 100, यानी 20%, यानी ये ऑन एन एवरेज ये प्रोजेक्ट हमको 20% का रिटर्न दे रहा है, ये भी तो बोल सकते हो। हर साल कितना वापस कर रहा है, तो 5 साल में पूरा वापस हो जाएगा, बात तो वही पड़ी। अगर हमारा टोटल 100% लगा है, तो हर साल ये हमको वापस कितना कर रहा है, 20% कर रहा है।
तो दिस इज जस्ट लाइक योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और यू कैन से दिस इज वेरी क्लोज टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तुम लोग को नहीं मालूम अभी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, थोड़ा बहुत हिंट दिया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, अभी वो पूरा डिटेल में कहानी आने वाला है, ठीक है ना। ये समझ में आया, रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड समझ में आया, दिस इज जस्ट अपोजिट द पे बैक पीरियड। ये कहां यूज हो रहा है, ये हमें परसेंटेज में फायदा बताता है कि हर साल आपका कैश इनफ्लो कितना वापस हो जा रहा है आपके बजट का। तो जितना पैसा आप लगा रहे हो उसका 20% हर साल वापस हो रहा है, तो 5 साल में आपका पैसा पूरा वापस हो जाएगा। चलो इसको निकालो, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ तो जल्दी से, 5th का रेसिप्रोकल पे बैक। हाँ, बात खत्म, कितना हल लोग है। तुम लोग अभी पे बैक निकालते इस क्वेश्चन का, तो पे बैक आता कि 20,000 रुपए जा रहा है, हर साल 4,000 आ रहा है, तो 5 साल लगेगा। यही तो लिखा है, 4,000 का कैश इनफ्लो हर साल है, 20,000 जा रहा है, तो 5 साल लगेगा। उल्टा कर लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल पे बैक। 4,000 डिवाइडेड बाई इंटू कितना आ गया, बात तो वही पड़ी। अरे नहीं, नाम टफ था, काम आसान। आ जाओ। करें, धीरे धीरे टफनेस लेवल बढ़ती जाएगी इसकी, ये तो अभी बिल्कुल 0 पर चल रहे हो अभी तुम लोग। इसमें क्वेश्चन में भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली पे बैक निकालना है, कुछ और नहीं निकालना है। पायनियर लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब होता है या तो ये या तो ये, दोनों नहीं ले सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वी हैव 2 ऑप्शंस, हमें किसी एक ऑप्शन को पिक करना है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अरे बोलो ना। बोथ रिक्वायर्स एन इनिशियल कैश आउटले ऑफ 10,000, दोनों में 10,000 रुपए जाएगा, तो आउटफ्लो होगा हमारा ए में बी में, इसमें भी 10,000 जाएगा, इसमें भी 10,000 जाएगा। फॉर मशीनरी एंड हैव अ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, लाइफ कितनी है, दोनों में 5-5 साल है। द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, एंड टैक्स रेट 50%. The project will be depreciated on SLM basis. The net cash flow before tax by the project and the present value factor are as follows. Cash inflow before tax. कितना है, दिया हुआ है, पक्का। क्या क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्ट 1 का पहले साल में कैश इनफ्लो आएगा बिफोर टैक्स कितना, तो क्या हम ये मान लें कि इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हुआ है, क्या मान सकते हो क्या ये, कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, तो क्या ये मान लें डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, पक्की बात है ना। इतनी मार खाओगे तुम लोग, कॉमन सेंस थोड़ा तो रखो। इधर अभी क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। चलो और थोड़ा ऊपर से चलते, नहीं तो फिर कहोगे कहां से आए। सेल है माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कौन सी फिक्स कॉस्ट, कैश कॉस्ट, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, तो क्या आ जाएगा ये अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड, इसमें से क्या माइनस करते हो, क्या आ जाता है, हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
अर्निंग बिफोर टैक्स कैश फ्लो, तो कैश फ्लो तो ये है ना, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कहां से अर्निंग बिफोर कैश फ्लो आ जाएगा? अगर कह रहा है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, सॉरी अर्निंग बिफोर टैक्स, यही तो बोला है, कैश फ्लो वर्ड यूज किया है, अर्निंग बिफोर टैक्स नहीं बोला है, अर्निंग बिफोर टैक्स कैश फ्लो, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स के पहले का ऐसा अमाउंट जो कैश वाला था, तो कैश वाला तो यही है, तो इसका मतलब ये ईबीडीटी है। अरे बोलो ना, तो हमें जो दिया हुआ है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना क्या दिया है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। 4000 4000 4000 इवन है, दूसरे में 6000 3000 3000 5000 5000, हाँ या ना? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में कुछ नहीं बताया आपको, हम नॉर्मली इस क्वेश्चन में पे बैक पीरियड निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? तो सॉल्यूशन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम व्हाट ऑपरेशन, बोलो, प्रोजेक्ट 1 का अलग निकालें, प्रोजेक्ट 2 का अलग निकालें, तुम लोग बोलने से भी डर रहे हो। दो प्रोजेक्ट है ना, ईयर 1 2 3 4 एंड 5, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये किसका था? प्रोजेक्ट 1 का। कितना कितना दिया है? 4 4 4 4 4, अच्छा तो जरूरत ही नहीं थी इतना मेहनत करने की। 4000 4000, हम लोग एक ही लाइन में कर सकते थे ना? ना, अगर टैक्स रेट चेंज हो रहा है तो नहीं कर सकते, अगर डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड से है तो नहीं कर सकते, तो इसलिए ऐसी आदत मत डालना जब तक पूरी तरह कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। तो माइनस करेंगे सबसे पहले क्या? डेप्रिसिएशन। कितने रुपए की एसेट है? 10,000, 5 साल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है, हर साल डेप्रिसिएशन 2,000। फिर मैं कहता हूं इसने नीचे क्या किया है मुझे नहीं मालूम, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, हमें इसके कंसेप्ट से कोई लेना देना है भी नहीं, हमें अपने मेथड को लेकर के चलना है। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कितना हर साल? 2,000। कितना आया? अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, 50% है ना, कितना आ जाएगा? ये क्या आ गया? अर्निंग प्लस क्या करेंगे वापस, तो सब में वही आएगा रिजल्ट, तो 3,000। ये आपका आ गया क्या? अगर हमसे कोई कहे पे बैक पीरियड निकालिए, तो 10,000 जाना था, 3 साल में तो 9,000 निकला, अभी 1,000 और निकालना है अंतिम वाले 3,000 से, तो 3.33 ईयर्स, यानी 3 साल 4 महीना। नहीं, ये हो गया प्रोजेक्ट 1। आते हैं किस पर? चलो प्रोजेक्ट 2 की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम व्हाट? 5 साल है, ईयर 1,
अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ऊपर ही वाला ले लें। 63355। एक ही लाइन में बना सकते थे हम लोग इसको। अच्छा, माइनस क्या, डेप्रिसिएशन कितना, एसेट तो दोनों के लिए वही है। अर्निंग बिफोर टैक्स, हाँ, माइनस क्या, कितना परसेंट, अच्छा एक चीज देखो दोनों में कि टोटल मिलाकर क्या कैश इनफ्लो बराबर आएगा क्या, 3,000, 4,500, 6,000, ऊपर कितना आ रहा था, अरे बहुत फर्क है ये तो, प्लस कर देंगे क्या, कितना, कैश इनफ्लो, हाँ, टोटल कर सकते हो, ये आया 15,000, इसका कितना आया था 16,000, पक्का। इसका पे बैक पीरियड देखते हैं, क्यूमुलेटिव अगर कोई कहे निकाल लो तो 4,000, 6,9, ये 12,500। तो कहने का मतलब ये कि 9,000 तो लगेगा ही लगेगा 3 साल, प्लस कितना बच गया 1,000, कितने में से निकालना है 3,500 में से, कितना आया 3 इसको अगर हम निकालें 0.28 इंटू 12, 3.36, 3 years and 3 months and हाँ 0.36 था ना, 11 days, समझ गया। दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट सही है हमको ये बताओ, 3 साल 4 महीना या 3 साल 3 महीना 11 दिन 10 दिन का फर्क है, 20 दिन का। लेकिन ये कहानी यही खत्म हो जाती तो ठीक था। ये कह रहा है कि ये तो ठीक है, आपने मोटा मोटी हिसाब किताब निकाल लिया, मोटा मोटी हिसाब किताब निकाल लिया, हमको डिस्काउंटेड पे बैक अगर निकालना हो तो हम क्या करें। एक नई कहानी स्टार्ट करते हैं, सुने। जो हमारे हाथ में 1 रुपया है अभी, उसको हम कहेंगे 0 टाइम, अभी के अभी 0 टाइम पर 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है, नहीं, 0 टाइम पर 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। क्या इस 1 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद भी 1 रुपए के बराबर होगी, बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करें तो 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा, हाँ या ना। तो वैल्यू बढ़ी या घटी, वैल्यू बढ़ी या घटी, चेहरा दिखाना
कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमने 10% सोचा था और 10% मिल गया। हमारे लिए आज का 1 रुपया और 1 साल बाद का 1 रुपया 10 पैसा दोनों बराबर है। हमारे लिए आज का 1 रुपया और 1 साल बाद का 1 रुपया 10 पैसा दोनों बराबर है। हमारे लिए आज कोई हमको 1 रुपया दे दे और 1 साल बाद हमको कोई 1 रुपया 10 पैसा दे दे, मेरे लिए दोनों वैल्यू, अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो, हाँ या ना? तो 1 रुपए की वैल्यू बढ़ी या घटी? ठीक है, वो अब उस साइंस में मत लो। 1 साल बाद आज हमको कोई 1 रुपए 10 पैसा दे, वो आज के लिए 1 रुपए के बराबर है मेरे लिए, ठीक है, उसको अब छोड़ दो किनारे, हो गया। हमें ये बताओ कि 1 साल बाद का, अभी हमको कोई 1 रुपया दे और 1 साल बाद भी 1 रुपया दे, तो क्या बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस पैसे की वैल्यू बढ़ गई है या घट गई है? ये 1 रुपया 10 पैसा दिख रहा है, घटी का है? हाँ। अब अगर 1 साल बाद का 1 रुपया 10 पैसा आज के 1 रुपए के बराबर है, तो 1 साल बाद का जो 1 रुपया होगा वो आज के 1 रुपए के बराबर थोड़ी होगा, वो 0.91 के बराबर होगा। यानी 1 साल बाद हमको कोई 1 रुपया देगा, आज उसकी वैल्यू 91 पैसे के बराबर है। तो हमको कोई आज 91 पैसा दे दे और 1 साल बाद 1 रुपया दे दे, तो बराबर है क्या? अच्छा हाँ, बराबर है। बात तो वही पड़ी नहीं। आज हमको कोई 91 पैसा दे दे और 1 साल बाद 1 रुपया दे, तो मान लोगे? हाँ, सीधी सी बात है। इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वैल्यूज। क्या बोलते हैं? 1 रुपए 10% के हिसाब से 0 टाइम पर 1 रुपए के बराबर ही होगा। 1 रुपए 10% के हिसाब से 1 साल बाद 1 रुपए 10 पैसे के बराबर हो जाएगा। 1 रुपए 10% के हिसाब से 2 साल बाद 1 रुपए 21 पैसे के बराबर हो जाएगा। 1 रुपए 10% के हिसाब से 3 साल बाद 1 रुपए 33 पैसे के बराबर होगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यूज। क्या बोलते हैं? फटूरे वैल्यूज। बहुत बढ़िया, फ्यूचर वैल्यूज इसको भी हम कहेंगे। लेकिन हम डिसीजन कब लेने जा रहे हैं? आज लेने जा रहे हैं डिसीजन या 1 साल बाद? 1 साल बाद या 2 साल बाद? 2 साल बाद या 3 साल बाद? आज। यानी हमारे लिए ये वैल्यूज रोल प्ले नहीं कर रही, बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट सिमिलर। वो चेंज हो रहा है, और जब वो चेंज हो रहा है तो क्यों ना हम इसको भी सबको किस डेट में कन्वर्ट कर दें? सबको आज की डेट में कन्वर्ट कर दें। नहीं समझे? सारी फ्यूचर वैल्यूज को किस वैल्यू में कन्वर्ट कर दें? इस फ्यूचर वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू में। ये जो फ्यूचर वैल्यूज हैं इनको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट यानी आज। पक्की बात है? बता सकते हो कैसे? अगर 1 रुपए 10 पैसा 1 साल बाद का आज के 1 रुपए के बराबर है, तो 1 साल बाद का 1 रुपए पहले का बाद का 1 रुपए आज के कितने के बराबर होगा? 2 साल बाद का 1 रुपए 21 पैसे आज के 1 रुपए के बराबर है, तो 2 साल बाद का 1 रुपए आज के कितने के बराबर है? 3 साल बाद का 1 रुपए 33 पैसे आज के 1 रुपए के बराबर है, तो 3 साल बाद का 1 रुपए आज के कितने के बराबर होगा? 0.75। बात समझ में आई? इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वैल्यूज। तो यहां जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे ना, देखो इधर, ये 3000 हमको 1 साल बाद मिल रहा है, तो क्या वो 3000 1 साल बाद का आज का 3000 बराबर होगा क्या? नहीं। 2 साल बाद भी 3000 मिल रहा है, तो क्या 2 साल बाद का 3000 आज के 3000 के बराबर है क्या? 3000 3 साल बाद मिल रहा है, तो क्या वो आज के बराबर है क्या? नहीं। ये फ्यूचर वैल्यूज हैं, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? प्रेजेंट वैल्यूज में। चले? दिखने के लिए तो ये दिख रहा है कि 15,000 गया,
15,000 आया, लेकिन 15,000 आया नहीं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने आज की डेट में। किस टाइम पर? जीरो टाइम पर। मेरा पैसा कब जा रहा है? जीरो टाइम पे जा रहा है। मेरा पैसा कब जा रहा है? तो जितने पैसे हमको फ्यूचर में मिल रहे हैं उन सबको जीरो टाइम पे कन्वर्ट कर लें। अच्छा, सबको 2 इयर्स में कन्वर्ट करें तो नहीं काम चलेगा? सबको नहीं समझे मेरी बात? हम सारी वैल्यूज को, जो आज हमारा पैसा जा रहा है उसको भी इस साल कन्वर्ट कर दें, इसको भी इसी साल कन्वर्ट कर दें, इसको तो ये है ही है, इसको भी इसी साल कन्वर्ट कर दें, तो आंसर सही आएगा? आंसर वही आएगा, डिसीजन वही आएगा, लेकिन तरीका गलत होगा, क्योंकि डिसीजन हम तो आज ले रहे हैं ना। तुम किसी भी साल में जाकर के सबको एक जगह कन्वर्ट करो, एक इक्विवेलेंस ले आओ, मतलब भेदभाव खत्म कर दो। क्या खत्म करो? भेदभाव कैसे खत्म करोगे? सबको किस में ले आओ? जीरो टाइम पे। सबको किस में ले आओ? तो इसको भी जीरो टाइम पे ले आओ, इसको भी जीरो टाइम पे ले आओ, इसको भी। अब समझे? अच्छा चलो बताओ, इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना था? 10%। देखो इधर कितना रेट दिया हुआ था, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था रेट, 10% दिया, नहीं निकाला हुआ है, हम कोई मतलब नहीं है, हम अपना करेंगे, हम लोग तेज आदमी हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10, ये पहले साल का आ गया 0.91, इक्वल कर दो, दूसरे साल का आ जाएगा 0.83, फिर इक्वल कर दो, केवल कितना आ जाएगा? 0.75, फिर कितना आएगा? 68, 63, ठीक है ना? यानी इनको हम किस में कन्वर्ट करें? आज जीरो टाइम पर। किस में कन्वर्ट करें? तो बताओ, 3,000 एक साल बाद मिला, जबकि उस समय का 1 रुपया आज के 91 पैसे के बराबर है, तो 2730 हो जाएगा ये। इसको आज की डेट में कन्वर्ट करो, 2490 हो जाएगा। इसको आज की डेट में जीरो टाइम पर कन्वर्ट करो, 2250। इसको, बहुत बढ़िया, बिना कैलकुलेटर के तो हो नहीं रहा होगा, 1860, ठीक है ना? टोटल करो तो उसमें भी कैलकुलेटर यूज कर लो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100, 11, 300, हाँ कितना? 11, हाँ या ना? कितना आ रहा है हाथ में? ये 11,370, ठीक है। ये सब जीरो टाइम में कन्वर्ट हो गया। जीरो टाइम में एसेट का पैसा जा रहा है 10,000, और जीरो टाइम में सारा मिलाकर आ रहा है 11,370। फायदा हुआ या नहीं? लेकिन हमको अभी फायदा या घाटा नहीं देखना, हमको पे बैक पीरियड निकालनी है। क्या निकालनी है? तो बताओ कैसे निकलेगा? 10,000 कितने सालों में आया वापस हमारा? जो अभी अभी गया 10,000 कितने सालों में वापस आया? 10,000 में से माइनस करते जाओ, 2,730, अभी और निकालना है 2,490, अभी और निकालना है 2,250, अब निकालना है 2,530, तो 2,040 भी निकल जाएगा। यानी हमारा 4 साल प्लस कुछ लगेगा, 490 रुपए और चाहिए रहेगा। किसमें से? ये आया, ये हमारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? जो पहले निकाला था बड़ा आसान था, उसमें कोई लेना देना नहीं था किस साल का है, कैसा है, प्रेजेंट वैल्यूज क्या है, कोई मतलब। लेकिन ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट वैल्यू पर हमारा पे बैक निकला। कितना आया? 4 पॉइंट, क्या इसको क्या लिखें? क्या लिखेंगे? ये डिस्काउंटेड पे बैक, यानी जब हम इनको प्रेजेंट वैल्यूज में कन्वर्ट करके निकालते हैं और पे बैक निकालेंगे तो कहलाएगा डिस्काउंटेड पे बैक। सेम यही चीज इसके लिए कर सकते हो। बोलो, प्रोजेक्ट 2 के लिए करें? हाँ, कितना आया था? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना था? 0.91, 0.85, 0.8,
0.83, 0.68। तो चलो कितना आया, 3640, 2075 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 600 और 1875। हाँ बोलो। हाँ 1860, 2100। तो बताओ हमें 10,000 निकालना है, तो 10,000 माइनस 3640, 2075, 1875 और 2380, कितना है बचा, 30। हमारा जीरो तो ऑन द 30 निकालना है 2170 में से, तो 4 इयर्स प्लस, तो 30 डिवाइडेड बाई 2170, 4.013 ईयर्स। बताओ कहाँ जाना पसंद करोगे, 4.26 या 4.01? और उधर क्या आंसर आ रहा था पहले, विदाउट डिस्काउंटेड पे बैक, यही आ रहा था। 10 दिन का फर्क था शायद, 20 दिन का, ठीक है ना। तो दोनों में सेम आंसर आया। इसको हम लोग कहेंगे डिस्काउंटेड पे बैक। सबको 0 टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, पक्का? 2 मिनट और दे दो। हम अगर ये बोले कि ये टाइम है, पीवी फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैश आउटफ्लो, हाँ हाँ हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्ट नंबर 1 था टाइम 0, पीवी फैक्टर 1, 10,000 गया था ना जेब से, तो 10,000 गया था जेब से, ये आ गया ए। जो पैसा मेरा निकला, ये पैसा मेरा अभी के अभी निकला, मानते हो इसको? अगर मैं बोलूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तुम लोगों ने कैलकुलेट किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, अब हम दूसरे तरह से रख रहे हैं। 33333 ईयर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, एंड हर साल कितना मिल रहा है, 3,000। अगर ऊपर वाला हिसाब किताब जो पैसा गया है वो किस टाइम पर गया है, तो इन सबको भी किस में कन्वर्ट करें, 0 टाइम पे कन्वर्ट करेंगे, हाँ या ना। ये ऊपर वाला अगर 0 टाइम पर है तो इन सबको भी 0 टाइम पर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां का 10% के हिसाब से कितना आ रहा था, मल्टीप्लाई करो, 2730, 2490, 2250, 2040, 1860, कितना आया टोटल, ऐड करो, 10, 11,100, 11,200, 11,370, 11,370, ये हो गया। अभी अभी आपने जेब से कितना निकाला, और अभी अभी आपके हाथ में वापस कितना आया, क्या ये बोलोगे, क्या बोलोगे? ये अभी अभी आया है आपके हाथ में, हाँ यही बोलना ही है, क्योंकि आज की डेट में कन्वर्ट किए हैं। अभी अभी मैंने किसी प्रोजेक्ट में लगाया 10,000 और अभी अभी हमको वापस कर दिया गया कितना, फायदे का सौदा है या नहीं? क्या ये डिसीजन लोगे क्या इसको देख करके कि 10,000 गया, ओहो 15,000 वापस आ गया, बल्ले बल्ले, क्या इस पर डिसीजन लोगे? किस पर लोगे, प्रेजेंट वैल्यू पर। बताओ ए माइनस बी, इसको हम नाम देते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये कितना आ गया, पक्का 100%? नहीं,
बताओ प्रोजेक्ट नंबर 2 में कितना कितना पैसा कैश इनफ्लो आ रहा है? 4, 2.5, 2.5, 3,500 मल्टीप्लाई करके बताओ। कर तो लिए ही थे, बताओ फिर से बताओ। 36, 40, 2075, 18, 75, 23, 80, लास्ट वाला टोटल कितना आया? 12। खुद बताओ तुम लोग। अभी अभी मेरी जेब से कोई 10,000 ले गया और अभी अभी हमको आज की डेट में कितना वापस कर रहा है, तो कितना हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू हुआ? इसको हम शॉर्ट में एनपीवी का नाम देते हैं। तो कौन सा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लग रहा है? 10,000 के बदले तुरंत 1370 कमाना या 10,000 के बदले 2000 अर्न करना? तो हमारे लिए एनपीवी के बेसिस पर ये प्रोजेक्ट प्रेफरेबल है। क्या ये फायदे का सौदा है? क्या ये फायदे का सौदा है? हाँ, ये भी फायदे का सौदा है, लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दो में से किसी एक को ले सकते हैं। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं लिखा होता तो हम कहते कि दोनों प्रोजेक्ट मेरे लिए फायदे का सौदा है। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि दोनों हमको पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हैं। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। दोनों प्रोजेक्ट हमको क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हैं। अगर ये 0 आता, हाँ बोलो, अगर एनपीवी 0 आता तो क्या फायदे का सौदा था? अरे बोलोगे कि तुम्हारे लिए अलग से इनविटेशन कार्ड जारी करें? हाँ, एक अकेला इस शहर में, ये बड़े दांत दिखा रहे हो। परसों तक तो खुद गलत जवाब दे रहे थे। अपने पुराने दिन भूल गए क्या? हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना था? उसी के बेसिस पर ही तो सारे वैल्यूज प्रेजेंट वैल्यू पर कन्वर्ट किए गए। इसका मतलब मेरी कमाई जो 10% थी इसमें शामिल है नहीं? मेरी कमाई जो 10% थी इसमें शामिल है, क्योंकि हमने जो प्रेजेंट वैल्यूज कन्वर्ट की हैं 10% को बेस लेकर के ही कन्वर्ट किया, यानी मैंने अपनी प्रॉफिट को इसमें शामिल कर लिया 10%। उसके बाद ये प्रोजेक्ट अगर हमें यहां पर 10,000 के बदले 10,000 देता तो इसका मतलब ये तो बहुत परफेक्ट सौदा है, हमें जितना कमाना था उतना ये कमा करके दे रहा है। बात समझ में आई? हाँ, अगर ये माइनस में चला जाता तो इसका मतलब ये 10% कमा करके, अगर ये एक 0 से 1 रुपया भी प्लस हो गया तो इसका मतलब ये 10% से ज्यादा कमा करके दे। बात समझ में आई? तो ये प्रोजेक्ट हमको 1370 ज्यादा कमा कर दे रहा है, मेरी सोच से ज्यादा। करो ज्यादा का इरादा। तो इन दोनों में से किसका इरादा ज्यादा सही रहेगा? इसका। ये 10% से बहुत ज्यादा दे रहा है, ये भी ज्यादा दे रहा है 10% से, ये भी ज्यादा दे रहा है 10% से, लेकिन ये हमें ज्यादा दे रहा है उससे भी। अब बात समझ में आई? तो हम इसको और इन दोनों के डिफरेंस को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, और हम लोग बेसिकली डिसीजन इसी एनपीवी पर ही निकालते हैं। तो हम लोगों ने दो टूल्स सीखे आज। पहला पेबैक पीरियड, रेसिप्रोकल पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू का स्टार्टिंग देख लिया। समझ में आई बात? पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना है? कुछ पूछना है तो पूछो हमारे हिसाब से। हाँ,
नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो उसमें थ्योरी हम फिर आगे थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे करके थ्योरी साथ साथ चलेगी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? कुछ तो बोल रहे थे। समझे नहीं, क्या बोले? अभी तो कहानी शुरू हुई है। बहुत ये याद रखना, सबसे टफ माना जाता है अगर फॉर्मूला याद रखोगे। अगर हम यही चीज सुन लो, हम कहते 10% पर निकालो, तो तुम लोग निकालते 1 डिवाइडेड बाई 1.10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.10 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.10 का 3 टाइम, इस तरह से n टाइम पर। दूसरा तरीका 1 डिवाइडेड बाई 1.10 का मतलब समझना मेरी बात, जो यहाँ आएगा 0.91, फिर 1.10 से डिवाइड करोगे, फिर 0.83 आएगा, निकाले प्रेजेंट वैल्यू। देखो इधर, नहीं समझ लो, वो भी समझ लो, समझना जो सही बोल रहे हो, समझ में आना चाहिए कि क्या किया है बुक्स में। 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 का स्क्वायर, ये सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड ईयर का 1 डिवाइडेड बाई 1.10 का क्यूब, 5 ईयर तक था ना, बस 5 ही तो था। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10 कितना आया, फिर 0 कर दो इसको। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 जो आएगा उसमें फिर डिवाइडेड बाई 1.1 दो बार दबाओ, तब ये आएगा 0.83। नहीं समझे? दूसरा तरीका है कि जो पहले साल का आया उसको फिर से केवल 1.10 से करो। एक साल का तो हो चुका है, एक साल का और कर लो, तो ये आ जाएगा 0.83। फिर जो दूसरे साल का आया 2 बार हो चुका है, एक बार और करो 0.75। फिर जो 3 बार हो चुका है इसमें, एक बार और करो, कितना आ गया? बात समझ में आ रही है? नहीं, ये तरीके हैं, जानना तो जरूरी है ना, नहीं तो दूसरा तरीका तो तुम लोग को मालूम ही है। 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4 5 आता चला जाएगा। ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत। टाटा बोले।